गुड मॉर्निंग डियर ऑल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल का तीसरा टॉपिक ग्लास। इससे पहले हम लोगों ने दो टॉपिक कवर कर लिया था, स्टोन्स, बिल्डिंग स्टोन्स एंड लाइम। आज हम तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्लास। आज के बाद से हर एक टॉपिक के दो पार्ट्स आया करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस किया करेंगे उसके थियोरेटिकल कंसेप्ट, और वो भी सिर्फ उतने ही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है। और दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस किया करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं आज तक, उनका कंपाइलेशन हम लोग देखा करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी ग्लास का आज मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है जिसमें हमने थियोरेटिकल कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स एग्जाम्स के ओनली। मेंस एग्जामिनेशन का हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, ये थियोरेटिकल जो बैकग्राउंड में यहाँ पे प्रिपेयर करवा रहा हूँ आप लोगों को, ये सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको मैंने इस तरह से कंपाइल किया है थियोरेटिकल कंसेप्ट को कि ये सिर्फ प्री एग्जामिनेशन में आपको कंपाइल में आपको हेल्प करे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है उसको, उसके लिए मैंने ये प्रिपेयर कर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लास को। हम लोग सबसे पहले देखेंगे ग्लास क्या है, कैसे बनता है, फिर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो जिससे आप एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर सको, वो हम बिल्ड करेंगे धीरे धीरे कंसेप्ट। सबसे पहले देखते हैं ग्लास इज अमॉर्फस सब्सटेंस। अमॉर्फस सब्सटेंस हम जानते हैं कि दो प्रकार के सब्सटेंस जनरली होते हैं, एक हाईली रिएक्टिव अमॉर्फस और एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो हम डिटेल में इसके बारे में नहीं जाएंगे, हम इतना जानते हैं कि एक अमॉर्फस सब्सटेंस होता है ऐसा हैविंग होमोजीनियस टेक्सचर। दैट मीन्स इसका टेक्सचर कैसा होता है, होमोजीनियस, सेम टाइप का टेक्सचर होता है। ऐसा नहीं कि कहीं पे आपको ग्रेजुएशन मिलेंगे कहीं पे डिप्रेशन मिलेगा, ऐसा नहीं। तो होमोजीनियस टेक्सचर होता है इसका। इट इज अ हार्ड, ब्रिटल एंड ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। हार्ड होता है, याद रखिए, ब्रिटल होता है। डेफिनेशन में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए मैंने लिखा है। ब्रिटल और ट्रांसपेरेंट होता है। हम सभी ने ग्लास को देखा है, हमारे घरों में लगा होता है, खिड़की में, डोर में, और जनरली व्हीकल्स गाड़ियों में आपने देखा होगा। तो ये कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो हमने नहीं देखा है, बट इसकी प्रॉपर्टीज़ को हमें समझना है यहाँ पे एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो इट इज़ अ हार्ड, हार्ड मतलब हार्डनेस ज़्यादा हो, दैट मीन्स रेजिस्टेंस टू स्क्रैच। ब्रिटल मीन्स जो टूटने से पहले डिफॉर्मेशन शो नहीं करे, दैट मीन्स इफ इट इज not showing more than 5% of elastic deformation, then it is called brittle material. If a material showing more than 5% of elastic deformation before failure, then it is called elastic. If it is not showing that, then it is called brittle material. So glass एक brittle material होता है, even pure brittle material glass को हम बोलते हैं। और दूसरा transparent, that means we can see, light can pass through it, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। हम इसके आर पार देख सकते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल ग्लेज्ड इनटू द फ्रेम्स। हम जानते हैं कि बहुत ही कॉमन मटेरियल है जो कि इसको कि कहाँ पे लगाते हैं, डोर में, विंडो में, कर्टन वॉल्स में और व्हीकल्स में लगाते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप्स यूज्ड इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आर सीट। अब किस फॉर्म में लगाते हैं, तो सीट के फॉर्म में। सीट हम जानते हैं सीट कैसा होता है, जैसे कि गाड़ियों में लगा होता है, डोर में लगा होता है, विंडो में लगा होता है। दीज आर कॉल्ड सीट्स। टू डायमेंशनल, दैट मीन्स इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू थिकनेस, इसको बोलते हैं सीट। प्लेट, लैमिनेटेड, इंसुलेटिंग, टेम्पर्ड, वायर्ड एंड पैटर्न्ड ग्लास। ये ग्लास के कुछ फॉर्म्स हैं जिसको हम यूज करते हैं। हम देखेंगे एक एक करके हर एक फॉर्म्स के बारे में, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट पे हैं। मोस्ट ऑर्डिनरी कलरलेस ग्लास आर, जो इसमें से जो ज़्यादातर यूज होता है और जो कि कलरलेस ग्लास है उसका नाम है एल्कली लाइम सिलिकेट एंड एल्कली लेड सिलिकेट ग्लास। ये दो नाम आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। मैं साथ में ये भी बताता चलूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और उसको आपको किन किन पॉइंट को आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और किन किन पॉइंट को सिर्फ आपको कंसेप्ट के लिए समझना है। तो ये दो नाम आप लोग याद रखिए, एल्कली लाइम सिलिकेट और दूसरा एल्कली लेड सिलिकेट। ये दो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कलरलेस ग्लास होते हैं। तो ये दो नाम याद रखना है, एलिकेट एल्कली लाइम सिलिकेट एंड एल्कली लेड सिलिकेट, जिसका कि टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। एग्जाम में पूछा गया है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है ग्लास का और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज अबाउट 30 to 60 मेगा पास्कल। ठीक है, टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 30 to 60 मेगा पास्कल होता है। जनरली हम 30, अगर ऑप्शन में सिर्फ 30 या 30 को टिक करोगे, अदरवाइज इट कैन वेरी फ्रॉम 30 to 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल। ठीक है, जबकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 700 to 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हम देख सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ तो इसका बहुत ही कम होता है, बट एज कम्पेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इवन वेरी हाई, 700 टू 1000 मेगा पास्कल। तो ये दो वैल्यूज आप बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिए। ये जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ है और ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई की वैल्यू भी गिवन है कितना, 0.45 से लेके 0.8 इंटू 10⁵, ये 105 नहीं है, 10⁵ है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इट इज 10⁵। सो और जानते हैं हम लोग स्टील कितना होता है, 2 इंटू 10⁵, ठीक है। तो स्टील का होता है 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल, जबकि ग्लास का कितना है 0.45 टू 0.8, ठीक है। तो ये इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज लेस इलास्टिक देन स्टील। दैट मीन्स फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन इज लेस एज कम्पेयर टू स्टील, अगर हम बात करें स्टील कंपेरिजन में। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखना है। एट वर्किंग टेम्परेचर विस्कोसिटी इज अबाउट 10,000 पॉइस, ये वैल्यू भी याद रखिए कि वर्किंग टेम्परेचर जो होता है, दैट मीन्स जो रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस या फिर जो भी वर्किंग टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे इसकी विस्कोसिटी, और ये कौन सी विस्कोसिटी है, डायनामिक विस्कोसिटी। क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट पॉइस में गिवन है, ठीक। और दूसरी यूनिट क्या होती है डायनामिक विस्कोसिटी की, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर कन्वर्ट करना हो न्यूटन सेकेंड में तो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। 10,000 पॉइंट किस पे होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे या वर्किंग टेम्परेचर पे, और सॉफ्टनिंग पॉइंट पे, दैट मीन्स एट टेम्परेचर वेर इट विल स्टार्ट सॉफ्टनिंग इज अबाउट 40 मिलियन पॉइंट्स। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है, किसकी है, ये डायनामिक विस्कोसिटी की है, म्यू की वैल्यू गिवन है। वर्किंग टेम्परेचर पे 10,000 पॉइंट्स और सॉफ्टनिंग पॉइंट पे 40 मिलियन पॉइंट्स इसकी डायनामिक विस्कोसिटी होती है। इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो है इसका ब्रिटलनेस। इसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे फेवर में है, बट वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट इन आवर फेवर इज ब्रिटलनेस। सिंस इट इज वेरी ब्रिटलनेस, सो इट मे क्रैक वेरी रिग्रेसली। इस तरह से ब्रेक होगा कि आपको इवन चांस भी नहीं मिलेगा कि आप वहां से भाग सको, या फिर आपको टूटने से पहले, ब्रेक होने से पहले आपको पता नहीं चलेगा कि इट इज एट द वर्ड्स ऑफ फेलियर, ठीक है। तो ये इसकी ब्रिटलनेस इसकी एक मेन डिसएडवांटेज, सिंस इट इज अ वेरी ब्रिटल मटेरियल। अब आते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पे, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर कंसेप्चुअलाइजेशन, ठीक है। याद रखिए कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट गेन करने के लिए कि किस किस चीज़ से बनता है। रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास आर सैंड, सैंड हम जानते हैं, सिलिका, SiO2 मिलता है इससे हमें, लाइम से हमें कैल्शियम मिलता है जिसे हम चाक भी कहते हैं जनरल भाषा में, और सोडा और पोटास, इसमें से कोई एक रहेगा। तो ये तीन चीजों से मिलकर बेसिकली बनता है, किससे, इससे, सैंड से, लाइम से और सोडा या पोटास से, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक रहेगा, और लाइम एंड सैंड, सैंड लाइम प्लस सोडा और पोटास, ठीक है। तो इन तीन चीजों से मिलकर क्या बनता है, ग्लास, ठीक है, विच आर फ्यूज्ड ओवर 1000 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हुआ फ्यूज होने का मतलब, कि ये तीनों आपस में कब मिलते हैं, जब टेम्परेचर को 1000 डिग्री से ऊपर ले जाया जाता है, तब ये तीनों आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, और फिर कुछ नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसे हम कहते हैं मोल्टन ग्लास, और बाद में वो ग्लास के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो मोल्टन ग्लास का फॉर्मेशन 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, कब, जब ये तीनों आपस में फ्यूज होने लगते हैं। इनकी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए कुछ और भी कंटेंट इसमें मैनुअली ऐड किए जाते हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, लेड एंड बोरेक्स। ये सब इसको, इसकी जो कुछ प्रॉपर्टी है जो हमारे लिए फेवरेबल है, उन प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए यूज में आते हैं। तो ये नाम भी आप बहुत ही याद रखिएगा इंपॉर्टेंटली, बिकॉज आई हैव हाईलाइटेड ऑलरेडी द पोर्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। सो जो हाईलाइटेड या बोल्ड लेटर्स में है उनको आप जरूर याद रखें। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, लेड एंड बोरेक्स आर यूज टू मॉडिफाई द हार्डनेस, ब्रिलियंस, ब्रिलियंस मीन्स शाइनिंग, इसकी जो शाइनिंग होती है लाइट में, वो यहाँ पे लिखा मैंने ग्लो, एंड कलर। इन तीन प्रॉपर्टी को आपको मॉडिफाई करने के लिए आयरन ऑक्साइड, लेड एंड बोरेक्स ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड एंड बोरेक्स ऑक्साइड यूज किया जाता है इसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए। अब आते हैं हम लोग इंडिविजुअल कंटेंट को डिस्कस करते हैं। सैंड कैसे मिलता है हमें, सैंड का क्या काम है, लाइम का क्या काम है, सोडा का क्या काम है, पोटास का क्या काम है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग सिलिका। हम जानते हैं कि सैंड से हमें सिलिका मिलता है। अब सिलिका हमें चाहिए
क्योंकि फ्यूज होगा सिलिका, बट सिलिका मिलेगा कहाँ से? फिजिकली हमें सिलिका कैसे कहाँ से मिलता है? सैंड से। मिलने को तो बहुत कुछ से मिल सकता है, बट द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, द प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंट इन सैंड इज सिलिका। कहाँ कहाँ से मिलता है? देखिए, यूज इन फॉर्म ऑफ प्योर क्वार्ट्ज, या तो हम प्योर क्वार्ट्ज भी यूज कर सकते हैं सिलिका के लिए हम, या फिर हम क्रस्ट सैंडस्टोन भी यूज कर सकते हैं, एंड प्लोराइज्ड फ्लिंट भी यूज कर सकते हैं। फ्लिंट को, प्लोराइज्ड मीन्स क्या होता है? पाउडर्ड फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में भी हम फ्लिंट को यूज कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक सिलिका का सोर्स हमें यूज करना होता है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के रॉ मटेरियल के। शुड बी फ्री फ्रॉम आयरन कंटेंट्स, इसमें आयरन नहीं होना चाहिए फॉर द बेस्ट क्वालिटी ग्लास। अगर हम अच्छा क्वालिटी बनाना चाहते हैं उसमें आयरन कंटेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयरन कंटेंट अगर होगा तो हमारा ग्लास ग्रीनिश कलर शो करता है जब वो मैन्युफैक्चर होता है उसके बाद। सिंस इट मेल्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, हम जानते हैं कि 1000 डिग्री से ऊपर ही मेल्ट होता है, फ्यूज होता है, तो जनरली कितने 1710 डिग्री सेल्सियस पे जाके मेल्ट होता है। कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम आर एडेड टू लोअर डाउन द फ्यूजिंग टेम्परेचर। अब देखिए, टेम्परेचर चूंकि बहुत ज़्यादा है तो इसमें फर्नेस का खर्चा बहुत आ जाएगा, फ्यूल बहुत ज़्यादा कंजप्शन होगा। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फ्लक्स ऐड करते हैं। इसे कहते हैं कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम या पोटेशियम, ठीक है, NaCO3 और K2CO3। तो ये कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर एडेड टू लोअर डाउन द फ्यूजिंग टेम्परेचर, जिससे कि क्या होता है, इसका फ्यूजिंग टेम्परेचर जिस पे ये फ्यूज होता है वो 1710 से लेके 800 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। देखिए, अब नियरली हाफ टाइम्स रिड्यूस हो गया। दैट मीन्स जो पहले 1700 था वो अब 800 डिग्री सेल्सियस पे ही फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं फ्लक्स, जो इनकी फ्यूजिंग टेम्परेचर को कम करता है। दीज आर कॉल्ड फ्लक्स। इट हेल्प्स इन फ्यूजिंग। These also make liquid silicate silica more viscous and workable, ठीक है। इसकी वजह से और क्या होता है? फ्लक्स को ऐड करने की वजह से सिलिका जो है लिक्विड सिलिका और विस्कस बन जाता है। दैट मीन्स विस्कोसिटी इसकी बढ़ जाती है और ज़्यादा वर्केबल हो जाता है, जिससे हम वर्क कर सकें, इजीली मोल्ड कर सकें। तो याद रखिएगा, ये फ्लक्स ऐड करने से कुछ ना कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। बट अभी आप लोग इतना जानिए कि जो इसका फ्यूजिंग टेम्परेचर है उसको कम करने के लिए हम फ्लक्स ऐड करते हैं, और उसका नाम क्या है ये याद रखना है आपको। तो कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम और सोडियम के कार्बोनेट्स को ऐड किया जाता है फ्लक्स के लिए। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है लाइम। लाइम कैसे मिलता है हमें और कैसे यूज करते हैं? इट इज यूज इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन, चाक और प्योर मार्बल एंड समटाइम्स मार्ल। हमने देखा अभी कि सैंड, लाइम और सोडा और पोटेश, यही तीन सोर्स यूज करना है हमें। सैंड के लिए हमने देखा सिलिका, और लाइम के लिए हम देख रहे हैं कि लाइम कैसे यूज करना है। तो कहाँ से मिलता है हमें? लाइमस्टोन से या चाक से या फिर प्योर मार्बल से। मार्बल इज ऑल्सो वेरी रिच सोर्स ऑफ लाइम। समटाइम्स मार्बल इज ऑल्सो यूज्ड, बट द प्राइम सोर्स इज लाइमस्टोन, ठीक है। प्राइमरी हम यूज करते हैं लाइमस्टोन। द एडिशन ऑफ लाइम मेक्स द ग्लास, अब लाइम के एडिशन से होता क्या है? मेक द ग्लास फ्लूइड एंड सुटेबल फॉर ब्लोइंग। इस ग्लास को फ्लूइड बनाता है ये, और सुटेबल फॉर ब्लोइंग, ड्राइंग एंड रोलिंग, प्रेसिंग और स्पिनिंग। इस लाइक बना देता है कि वो जो ग्लास का मोल्टेन मटेरियल है उसको हम ब्लो कर सकें या ड्रॉ कर सकें, किसी शेप में बना सकें, उसको रोल कर सकें, उसको प्रेस कर सकें। दैट मीन्स वर्केबल बना देता है। इस सब का मीनिंग ये हुआ कि नाउ आवर मोल्टेन मटेरियल इज नाउ वर्केबल, हम उसको जैसे चाहे वैसे शेप में मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइम का मेन रोल ये है, मेक द ग्लास मटेरियल वर्केबल। इट ऑल्सो इम्पार्ट ड्यूरेबिलिटी एंड टफनेस टू द ग्लास। इसकी वजह से और क्या बढ़ता है? ड्यूरेबिलिटी, दैट मीन्स उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो बढ़ जाता है, और टफनेस भी बढ़ जाता है, ठीक है। टफनेस मीन्स रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट, इम्पैक्ट की वजह से जो उसमें इफेक्ट होगा वो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। एक्सेस ऑफ लाइम मेक्स द मोल्टेन मास टू थिन फॉर फैब्रिकेशन। ज़्यादा लाइम अगर ऐड करेंगे तो जो मोल्टेन मास है वो बहुत ही पतला बन जाएगा, दैट मीन विस्कोसिटी उसकी बहुत कम हो जाएगी और वो बहुत ही थिन बन जाएगा, तो उससे वर्क करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो एक्सेस भी नहीं होना चाहिए लाइम। सोडा हम देखेंगे प्रोपोर्शन भी कितना होता है डिफरेंट डिफरेंट ग्लास में, बट अभी आप लोग जान लीजिए कि ये क्या क्या कंटेंट ऐड होते हैं। सोडा का क्या काम है? इट एक्ट्स एज ए एक्सेलेरेटर फॉर द फ्यूजन। एक्सेलेरेटर मीन्स इट एक्सेलरेट द प्रोसेस, टाइम को घटाता है, ठीक है। एक्सेलरेटर फॉर द फ्यूजन ऑफ ग्लास एंड एक्सेस ऑफ इट इज हार्मफुल। सो सोडा क्या है? एक्सेलरेटर है एक तरह से, कि जो फ्यूजन का काम है जो कि मान लो आधे घंटे में होना था, सोडा को ऐड करने की वजह से वो अब 20 मिनट्स या 15 मिनट्स में हो रहा है। तो इट एक्ट एज एन एक्सेलरेटर फॉर द फ्यूजन। पोटेश का क्या काम है? इट रेंडर्स द ग्लास इनफ्यूजिबल एंड मेक्स ग्लास फायर रेजिस्टेंट। तो पोटेश का दो काम है, ग्लास क्या बनाता है? वो इनफ्यूजिबल बनाता है और फायर रेसिस्टेंट बनाता है।
ठीक है, दैट मीन्स पोटेस के दो काम हुए, सोडा का क्या काम हुआ, एसिलेटर का। तो याद रखिए सोडा एक्ट एज ए एसिलेटर टू फ्यूजन, वेर एज पोटेस एक्ट्स एज ए ग्लास, मेक द ग्लास इनफ्यूजिबल एंड फायर रेजिस्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट होता है लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का काम क्या है, कलर, ब्राइटनेस एंड साइन को मेंटेन करता है। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड कंट्रोल्स द कलर, ब्राइटनेस एंड साइन। तो याद रखिएगा लेड ऑक्साइड का काम क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। इट इम्पार्ट्स कलर, इसकी वजह से कलर चेंज होता है, ब्राइटनेस बढ़ता है और साइन की प्रॉपर्टी चेंज होती है। व्हेन 15 to 30% ऑफ इट एडेड टू सब्स्टिट्यूट लाइम, अगर हम इसको 15 से 30% के बीच में ऐड करते हैं टू द सब्स्टिट्यूट ऑफ लाइम, लाइम के बदले, इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट। उसकी वजह से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, इम्पार्ट गुड वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी भी बढ़ जाती है। बट इसकी वजह से दिक्कत क्या होता है, वाइल इट इज इट्स ट्रांसपेरेंसी इज लॉस्ट, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो लॉस्ट होने लगती है। दैट मीन ट्रांस जो आर पार दिखने की या लाइट ट्रांसमिट करने की क्षमता है वो घटने लगती है। उसके बाद ये ओपेक होने लगता है, विद द ग्लास बिकमिंग ब्रिटल एंड क्रिस्टलाइन। और क्या क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी तो घटता ही है और ब्रिटलनेस भी बढ़ता है, और तीसरा क्रिस्टलाइन बनता जाता है। किससे, अमॉर्फस सब्सटेंस से वो क्रिस्टलाइन की तरफ फॉर्म, मतलब इसकी स्टेट चेंज होने लगती है। ठीक है, तीसरा नेक्स्ट सब्सटेंस है क्यूलेट। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, ब्रोकन ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े, ग्लास के छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड किया जाता है जब वो फर्नेस में बर्न हो रहा होता है, फ्यूज हो रहा होता है। वो काम क्या करता है, वो भी फ्लक्स का ही काम करता है, जो कि लॉस, एल्कली के लॉस को रोकता है भाई, वोलेटाइजेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ग्लास। तो फ्लक्स कैसे काम करता है ये, कि एल्कली जो लॉस हो रहे होते हैं वोलेटाइजेशन के थ्रू, उसको रोकता है वो, इसकी वजह से ये फ्लक्स का काम करता है, ताकि फ्यूजन टेम्परेचर कम हो जाए, जो कि 1100-1200 है, वो कम किया जा सके। तो क्यूलेट्स भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो क्यूलेट्स आर नथिंग बट इट इज द ब्रोकन ग्लास, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ग्लास के, ऑलरेडी जो मेड ग्लास है उसके छोटे छोटे टुकड़े, और ये किस काम में आता है, फ्लक्स के काम में आता है। ठीक है, तो आपको इसमें दो ही चीज याद रखनी, क्यूलेट्स क्या होता है, तो ब्रोकन ग्लास होता है, क्या काम करता है, तो फ्लक्स का काम करता है। फ्लक्स मीन्स जो फ्यूजन टेम्परेचर को कम करे। आगे चलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास कैसे बनता है, तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, आई हैव मेंशन दिस टॉपिक हियर। कैसे बनता है, सबसे पहला प्रोसेस होता है मेल्टिंग, कि भाई हम जानते हैं कि इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो तीन है, लाइम, सैंड तो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट है, सोडा या पोटेस में से कोई एक होगा। तो इस केस में देखिए कैसे, जो रॉ मटेरियल्स हैं लाइम, सोडा या पोटेस एंड सैंड को अलग अलग सेपरेटली लो, क्लीन करेंगे उसको, ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स उसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में यूज करेंगे, सीव्ड इन डेफिनेट प्रपोर्शन, इनको हम सीव करेंगे डेफिनेट प्रपोर्शन, मीन्स कि हर एक साइज प्रेजेंट होनी चाहिए, एंड मिक्स्ड विद वाटर, और इन सबको मिक्सिंग भी होती है डेफिनेट प्रोपोर्शन में। ऐसा नहीं है कि मैं अभी डिस्कस करूंगा कि लाइम कितना परसेंट होता है, सोडा कितना परसेंट होता है, सैंड कितना परसेंट होता है, बट इनकी जो प्रोपोर्शन हमने डिफाइन की है उस प्रोपोर्शन में इनको मिक्स करना है, किसके साथ, वाटर के साथ, और फ्यूज्ड इन अ कंटिन्यूअस टाइप टैंक फर्नेस। उसके बाद इन सबको भेजा जाता है किसमें, फर्नेस में, फ्यूज होने के लिए, जहाँ पे टेम्परेचर इसको मिलता है। द मेल्टिंग प्रोसेस इन केस ऑफ ऑर्डिनरी सोडा ग्लास इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शंस। जो रिएक्शन होते हैं उसके अंदर वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। देख सकते हैं आप लोग, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकेट आपस में मिलते हैं, CaSiO3 बनाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एमिट होता है। अगेन सोडियम कार्बोनेट और सिलिकेट यहाँ पे मिलते हैं, तो सोडियम सिलिकेट बनाता है। ठीक है, तो ये आपस में मिलता है, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है। तो जो पहले अलग अलग था, देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट से आया और ये सोडियम कार्बोनेट से आया, दोनों सिलिका के साथ फ्यूज हुआ और आपस में बन के सिलिकेट बनाया, कैल्शियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट, और दोनों ही प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए। देखिए इसका प्रोसेस के मैंने डायग्राम भी यहाँ पे शो कर रखा है, तीनों अलग अलग लिया है, लाइम, सोडा और सैंड, तीनों अलग अलग फर्नेस में, मतलब जो उसके स्टोरेज है वहाँ पे रखा होता है, तीनों से, तीनों पाइप से तीन जगह, और यहाँ से एक वाटर भी होता है। तीनों ही रॉ मटेरियल से हमने रॉ मटेरियल यहाँ पे लिया और वाटर से वाटर लिया, तीनों को हमने इक्वल प्रोपोर्शन में, जो भी प्रोपोर्शन में डिफाइन कर रखा है उस प्रोपोर्शन में उन्हें मिक्स किया, पाउडर फॉर्म में, याद रखिएगा ये सब पाउडर्ड फॉर्म में, दैट मीन्स इन पाउडर फॉर्म, ग्राउंडेड है। फिर उसको हमने फर्नेस में भेजा, और फर्नेस के बाद ये लास्ट में मोल्टन ग्लास में मिला, क्योंकि फ्यूज होने के बाद वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में मिलता है हमें ग्लास।
और उसके बाद हमने उसको शेप देते हैं जिस शेप का हमें चाहिए। तो एज द ग्लास कूल्स, अब देखें हमने कि भाई जो भी ग्लास हमने बनाया मोल्टेन स्टेट में काफ़ी गर्म होता है 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जैसे ग्लास ग्लास कूल होना शुरू होता है एट अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस, इट रेडी टू बी ड्रॉन और फ्लोट एट द अदर एंड ऑफ द फर्नेस। ठीक है, जब ये बाहर निकलता है तो 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास अब ये रेडी होता है जिस भी फॉर्म में हमें इसे बनाना है, जिस शेप का हमें इसे बनाना है, सीट बनाना है, सिलेंडर बनाना है, पाइप बनाना है, कुछ भी बनाना है, अब हम तुरंत इसको मोल्टन स्टेट में इसको हम शेप देंगे। तो ये जो शेपिंग का काम है ये नीचे दिए गए किसी भी मेथड से किया जा सकता है। फॉर्मिंग एंड शेपिंग कैन बी डन यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स। ब्लोइंग के द्वारा किया जाता है, फ्लैट ड्राइंग के द्वारा किया जाता है, कंप्रेशन मोल्डिंग के द्वारा किया जाता है, स्पिनिंग, एनेलिंग एंड फिनिशिंग। इनमें से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द आउटपुट यू वांट, बट मोल्टन ग्लास सबके लिए सेम रहेगा। इसके बाद डिपेंड करता है कि आपको क्या बनाना है, सीट बनाना है, ग्लास बनाना है, बोतल बनाना है, बल्ब बनाना है, या ग्लास का कौन सा मटेरियल बनाना है, वो डिपेंड करता है कि ये कौन सा टाइप ऑफ फॉर्मिंग एंड शेपिंग मेथड आप यूज करोगे। ठीक है, चलिए हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं शॉर्ट में। देखते हैं ब्लोइंग। ब्लोइंग में क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप का पाइप होता है जिसमें हम उस मोल्टेन मटेरियल को भरते हैं और लास्ट में उसको हम क्या करते हैं, ब्लो करते हैं, हेल्ड वर्टिकली, उसको हम वर्टिकली हेल्ड करके, एंड इट इज विगरसली ब्लोन बाय द ऑपरेटर। इसको हम विंड किस से इसको ब्लो करते हैं, जो भी हमें द स्टिकिंग मोल्टेन ग्लास टेक्स द शेप ऑफ हॉलो बॉल्स। तो जो स्टिक होता है उसके अंदर जो ग्लास उस इस पाइप के अंदर, ऑन कूलिंग इट इज रीहीटेड एंड देन ब्लोन ऑपरेशन इज रिपीटेड इन अ नंबर ऑफ टाइम्स टिल द डिजायर्ड आर्टिकल्स इज रेडी। तो मेथड में इतना कुछ पूछा नहीं जाता, बस मैंने मेथड सारा मेंशन कर दिया आपको, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा ऊपर ऊपर से, इसमें कुछ खास है नहीं। ब्लोइंग मेथड है। फ्लैट ड्राइंग में क्या होगा, जो भी हमने सीट बनाना है, जैसे कि जो मुझे सीट बनाना है कार का, आपको साइड स्क्रीन या विंडो सीट बनाना है, उसके लिए काम आता है फ्लैट ड्राइंग। इस केस में इसको फ्लैटली ऐसे इंसर्ट करते हैं, इसके ऊपर हम इसको हम फ्लैटली ग्लास बनाते हैं। तो यही है हमारा फ्लैट ड्राइंग। तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द मेथड। मैं थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत लिख दिया, बट इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ लें ताकि आप अवेयर रहो कि कैसे कैसे कौन कौन से मेथड्स हैं। एटलीस्ट आपको नाम तो याद होने ही चाहिए। हो सकता है एग्जाम में आपसे नेमिंग पूछ ले कि कौन सा नेम नेम बताओ, इसमें से कौन सा मेथड है ग्लास को शेप करने का, कौन सा मेथड नहीं है। उस केस में आपके लिए नेमिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्लोइंग मेथड है, फ्लैट ड्राइंग मेथड है, फ्लोट मेथड होता है। अच्छा, एक चीज और याद रखिए इसमें कि जो ये फ्लोटिंग मेथड है नाउ, ये फ्लैट ड्राइंग मेथड नाउ डेज इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय फ्लोट मेथड। ठीक है, अब नया मेथड आ गया है जो कि फ्लैट मेथड से सुपीरियर है, फ्लोट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, तो फ्लोट मेथड से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार क्योंकि ये नया मेथड है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, लाइटर मटेरियल फ्लोट्स ओवर हैवियर मटेरियल। तो हम जो हैवियर मटेरियल यूज करते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टिन को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि टिन, मोल्टेन टिन के ऊपर हमारा ग्लास रहता है, ग्लास का मोल्टेन मटेरियल। तो इसमें जो मोल्टेन टिन है ये आपको याद रखना है कि हैवियर मटेरियल के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो टिन होगा, जिंक होगा, कॉपर होगा। तो इस केस में आपको याद रखना है कि फ्लोट मेथड में जो हैवियर मटेरियल के लिए रूप में यूज करते हैं वो क्या है, तो मोल्टेन टिन है। इसमें मोल्टेन टिन नीचे होता है मोल्टेन स्टेट में, और इसके ऊपर ग्लास का मोल्टेन मटेरियल रहता है। तो जाहिर सी बात है ये ऊपर ही रहेगा, और फिर इसको हम एक फ्लैट सरफेस देते हैं, जो भी हमें शेप बनाना है फ्लैट सरफेस मिलता है, और वहां से हम डिजायर्ड शेप को ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है कंप्रेशन मोल्डिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि कंप्रेस करके जो भी शेप चाहिए वो हम ऑब्टेन करते हैं। स्पिनिंग में क्या करते हैं कि हम स्पिन करते हैं, उसको उसको रोटेट करते हैं कंटिन्यूअसली। spin to molten glass, the fibers so produced are very fine and are used for heat and sound insulation। जो स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू निकलता है उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमें हीट प्रूफ या साउंड प्रूफ मटेरियल्स या ग्लास चाहिए होता है। तो स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू कभी कभी ये भी पूछते हैं कि स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू आप कौन सा आउटपुट पाते हो ग्लास का, या फिर अगर आपको हीट इंसुलेटेड ग्लास चाहिए या फिर साउंड इंसुलेटेड ग्लास चाहिए तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे उसको शेपिंग के लिए, तो आप स्पिनिंग मेथड यूज करोगे। एनेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं कि क्या होता है। देखिए, ग्लास आर्टिकल अलाउड टू कूल अंडर रूम टेम्परेचर बाय पासिंग थ्रू डिफरेंट चैम्बर्स विद डिसेंडिंग टेम्परेचर। जब ग्लास शेप हो गया, उसका शेपिंग हमने कर दिया, अब उसको कूल डाउन भी करना पड़ेगा। तो अगर हम रैपिडली कूलिंग करेंगे उसमें भी दिक्कत है, सडन अगर हम ग्रेजुअल कूलिंग करेंगे उसमें भी दिक्कत है। तो कैसे किया जाए, तो उसकी प्रोसेस को कहते हैं हम एनीलिंग। तो एनीलिंग एक कूल डाउन करने का एक इस तरह का प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम कई सारे प्रॉपर्टी को गेन करते हैं। तो इसमें कैसे कूल होता है,
इसको हम जो मोल्टन मटेरियल है, शेप्ड मटेरियल है, उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में टेम्परेचर्स में जो चैम्बर्स होते हैं उससे हम पास करवाते हैं। इफ कूल्ड रैपिडली, अगर हम बहुत जल्दी से कूल्ड करें तो क्या होगा, ग्लास बीइंग बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर बहुत ही सडनली हम अगर कूल कर देंगे उससे क्या दिक्कत आएगी, जो ग्लास बनेगा वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट बनेगा। मतलब अगर हम ग्लास अगर हम पार्टीशन वॉल में लगाते हैं या विंडो में या डोर में लगाते हैं तो उससे हीट आर पार नहीं आ पाएगा रूम में, मतलब उतना हीट नहीं आएगा। ठीक है, तो हम जनरली ग्लास कहाँ पे यूज करते हैं, हम चाहते हैं कि विंड ना आए बट रोशनी आए, हीट आए। जनरली पर्पस यही होता है कि ठंडी के टाइम पे हीट भी आए और लाइट भी आए। तो वो पर्पस सर्व नहीं होगा अगर हम रैपिडली कूल कर देंगे तो। ठीक है, द सुपरफिशियल लेयर कूल्स डाउन फर्स्ट। इसमें क्या होता है, अगर सडनली हम कूल करते हैं तो बाहर का लेयर तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन अंदर का लेयर गर्म ही रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेन डेवलप होता है। दैट मीन्स जानते हैं कि जो जल्दी ठंडा हो रहा है वो श्रिंक होगा, और जो बाद में ठंडा हो रहा है वो जाहिर सी बात है लेट श्रिंक होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक नॉन लीनियर स्ट्रेन या फिर डिफरेंशियल स्ट्रेन डेवलप होगा। कोई एक जल्दी श्रिंक हो रहा है और दूसरा लेट श्रिंक हो रहा है, उसकी वजह से डिफरेंशियल स्ट्रेन डेवलप होने की वजह से उसमें क्रैक आ सकते हैं। तो सडन कूलिंग में ये दिक्कत आती है कि उसमें क्रैकिंग आ सकता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने टाइप के ग्लास होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंट ग्लासेस आर क्लासिफाइड एज। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करता है कि उसके मतलब किस किस से मिलके बना है, उस पर डिपेंड करता है कि ग्लास का नाम क्या होगा। तो तीन प्रकार के जनरली ग्लास यूज होते हैं। ये आप नाम बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखिए, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस ग्लास चैप्टर। सोडा लाइम ग्लास, लेड ग्लास एंड बोरोसिलिकेट ग्लास। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि सोडा लाइम ग्लास क्या होता है। देखिए सोडा लाइम ग्लास हमने जानते ही, हम लोग तीन कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बनता है, एक लाइम, एक सिलिका और एक सोडा या पोटेस। तो अगर लाइम है, सिलिकेट है और सोडा है तो उसको हम बोलेंगे सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, इसका सोडा एस ग्लास भी बोलते हैं, सोडा ग्लास भी बोलते हैं, या फिर सोडा सॉफ्ट ग्लास भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम है। सोडा लाइम ग्लास आर ऑब्टेन्ड बाई फ्यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ सिलिका, लाइम और सोडा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सोडा या पोटेस हो सकता है, तो अगर सोडा है तो इसको सोडा लाइम ग्लास बोलेंगे सिंपली। सॉफ्टनिंग पॉइंट इसका 600 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब इतने टेम्परेचर के बाद ये सॉफ्ट होना शुरू होता है। इट कंटेन्स, अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज आपको गिवन है, इसमें 73% होता है सिलिका। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। 10% होता है लाइम। लाइम की परसेंटेज कितनी है, 10%। तो सिलिका का परसेंट यहाँ पे 73%, लाइम का परसेंटेज हो गया 10%, और 17% है हमारा यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड से हमें क्या मिलता है, सोडा। सोडियम ऑक्साइड की परसेंटेज यहाँ पे कितनी है, 17%। तो यहाँ पे इसी प्रपोर्शन में उसको मिक्स किया जाता है बर्निंग से पहले। तो परसेंटेज भी पूछ सकते हैं आपको, सॉफ्टनिंग पॉइंट भी याद रखना है आपको, और परसेंटेज भी याद रखना है। इट हैज़ लो सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। आप याद रखिए कि रिलेटिवली अदर टाइप्स ऑफ ग्लास के मुकाबले इसका सॉफ्टनिंग टेम्परेचर कम होता है। लेस रेजिस्टेंस टू थर्मल शॉक। अगर इसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पे थर्मल टेम्परेचर बहुत ही वेरी करता है, दैट मीन्स दिन में बहुत गर्मी, रात को बहुत ठंडी, तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ये थर्मल शॉक को ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता। बट मोर फ्लेक्सिबल, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लेक्सिबल बहुत होता है। तो कहीं पर हमें ऐसा ऐसी जगह पे इसको प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, जहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसा असर हो कि जहाँ पे वो उस पर फोर्स आए, तो वहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हमें चाहिए। तो उन सब जगहों पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बट जहाँ पे अगर थर्मल शॉक आने वाला है या टेम्परेचर बहुत हाई रहने वाला है, वहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। द क्वालिटी ऑफ दिस ग्लास कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, इसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जा सकता है बाई सिंपली एडिंग एल्यूमिना एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले देखा था कि हार्डनेस वगैरह को इंक्रीज करने के लिए हमने फ्लक्स यूज़ किए थे, उसी प्रकार से इसकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल्यूमिना और मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड द ग्लास इज देन द ग्लास इज कॉल्ड क्राउन ग्लास। अगर हम इनकी प्रॉपर्टी को इनके द्वारा मॉडिफाई करते हैं, एल्यूमिना या मैग्नीशियम ऑक्साइड के द्वारा, तो वो ग्लास का नाम चेंज हो जाता है। किस ग्लास का नाम, सोडा लाइम ग्लास का क्राउन ग्लास से। तो कई बार क्वेश्चन में पूछते हैं कि क्राउन ग्लास इज मेड फ्रॉम, तो आप देख सकते हो सोडा लाइम ग्लास से बनता है बाई सिंपली एडिंग एल्यूमिना एंड मैग्नीशियम। तो जब सोडा लाइम ग्लास में एल्यूमिना या मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐड किया जाता है उसकी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए, तब इसको बोलते हैं हम क्राउन ग्लास। ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ग्लास यूज्ड इन डोर्स, विंडो एंड फॉर मेकिंग ग्लास वेयर एंड सच एज बॉटल्स। क्योंकि इन सब में हमें टेम्परेचर वेरिएशन से उतना कोई मतलब नहीं है, बट फ्लेक्सिबिलिटी हमें चाहिए। क्यों, क्योंकि डोर्स एंड विंडो पे हम जानते हैं कि भाई कभी
कोई इंसान अटक गया, कुछ हमने सामान रख दिया उस पे, तो अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो वो लोड की वजह से क्रैक आ जाएगा उसमें। तो उस केस में हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मल शॉक इतना कोई ज़्यादा नहीं आने वाला है। सॉफ्टनिंग भी कोई इतना, टेम्परेचर का कोई इतना बड़ा रोल नहीं रूम के अंदर, ठीक है, टेम्परेचर को इतना वेरिएशन नहीं आएगा। तो सोडा लाइम ग्लास जनरली हम डोर, विंडो या फिर बॉटल्स को फॉर्मेशन के लिए करते हैं, ग्लास के बॉटल्स को। दूसरा होता है लेड ग्लास। लेड ग्लास, ठीक है, ये वाला ग्लास। लेड ग्लास क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लिंट ग्लास। तो याद रखिए, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है क्राउन ग्लास क्या होता है और फ्लिंट ग्लास क्या होता है। तो क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास बहुत बार पूछा गया है। ये भी पूछा गया कि लेंस कौन से ग्लास से बनाया जाता है, जो लेंसेस होते हैं वो कौन से ग्लास से बनाया जाता है। तो इसलिए क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास आप याद रखिए। फ्लिंट ग्लास किसको बोलते हैं, लेड ग्लास को, और क्राउन ग्लास किसको बोलते हैं, सोडा लाइम ग्लास को। इट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्यूजिंग मिक्सचर ऑफ सिलिका, लेड एंड पोटेस। देखिए पहले वाले में क्या था, सिलिका, लाइम एंड सोडा। यहाँ पे सिलिका, लाइम को रिप्लेस कर दिया लेड ने, और सोडा को रिप्लेस कर दिया पोटेश ने, तो इसको बोलेंगे हम लेड ग्लास। ठीक, इट इज फ्री फ्रॉम द आयरन इम्प्योरिटी, आयरन इम्प्योरिटी इसमें नहीं होती है, एंड इट इज कलरलेस। जाहिर सी बात है, कलर ग्लास है तो कलरलेस ही होगा, बट इसकी कुछ खास प्रॉपर्टी होती है। लेड ग्लास हैज हाई शाइनिंग अपीयरेंस, मतलब ये बहुत ही हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के साथ होता है, इस पर लाइट बहुत ज़्यादा हाईली रिफ्लेक्टिव होता है, एंड कैन टेक पॉलिश, इस पर हम पॉलिश भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता, चाहे कितनी वेरिएशन क्यों ना हो। इसीलिए इसको हम हाई टेम्परेचर या फिर जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें जो ग्लास लगा होता है, ऑप्टिकल ग्लासेस, कट ग्लासेस, ऑर्नामेंटल ग्लासेस वर्क, रेडियो वॉल्व्स, इन सब जगहों पे जहाँ पे इन सब की ज़रूरत है, जहाँ पे शाइनिंग ज़्यादा चाहिए हमें, जैसे कि लाइट, जैसे कि आपका जहाँ पे टेम्परेचर का असर ना हो, जैसे कि ऑप्टिकल का ग्लास, तो इन सब जगहों पे हम फ्लिंट ग्लास यूज़ करेंगे, दैट मीन्स लेड ग्लास यूज़ करेंगे। और सोडा लाइम ग्लास कहाँ यूज़ करेंगे, जनरल पर्पज़ के लिए, घरों में, डोर, विंडो, या फिर जो आपकी व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स के जो फ्रंट मिरर होता है उन सब जगहों पे, साइड में जो हमारा विंडो का मिरर होता है उन सब जगहों पे हम लाइम, सोडा लाइम ग्लास यूज़ करेंगे। लेड ग्लास या फ्लिंट ग्लास हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चाहिए, उस जगहों पे हम लेड ग्लास या फ्लिंट ग्लास यूज़ करेंगे। लास्ट है बोरोसिलिकेट ग्लास। ये बहुत ही कॉस्टली होता है, ऑब्टेन्ड बाय फ्यूजिंग मिक्सचर ऑफ सिलिका, बोरेक्स, लाइम एंड फेल्सपार। देखिए इसका कंपोजिशन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो कंपोजिशन भी याद रखिए किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। सिलिका हर एक में कॉमन है, आप ये देख सकते हैं। बोरेक्स ऐड होता है इसमें, हमने देखा था कि बैरियम यूज़ करते हैं, बैरियम सिलिकेट, तो यहाँ पे बोरेक्स यूज़ करते हैं इसकी प्रॉपर्टी को मॉडिफायर के लिए। लाइम इसमें यूज़ हो रहा है, तो आप देख सकते हो लाइम यहाँ भी यूज़ हुआ था सोडा लाइम ग्लास में, तो सिलिका और लाइम कॉमन ही है। बोरेक्स इज अ मॉडिफायर, प्रॉपर्टी मॉडिफायर, एंड फेल्सपार, फेल्सपार इज अ alumina rich, aluminous silicate, not only alumina but it is aluminous silicate material। तो ये एक स्टोन का मिनरल है, या फिर जो जिससे ग्राउंड से हमें स्टोन मिलता है उसका एक मिनरल जिससे स्टोन बनता है, या फिर क्ले बनता है, क्ले मिनरल्स भी इसको बोलते हैं फेल्सपार को। तो ये मिनरल्स है बेसिकली, इनको हम यूज करके हम क्या बनाते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास। द एग्जांपल्स आर पेरेक्स ग्लास, हीट रेजिस्टेंट ग्लास, ये हाईली हीट रेजिस्टेंस ग्लास होता है। इसका कंपोजिशन देखिए, 80% सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, 13% बोरिक एसिड या बोरेक्स जिसको हम बोलते हैं, बोरेक्स यहाँ पे यूज होगा 13%, मॉडिफायर, प्रॉपर्टी मॉडिफायर, 4.5% ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड 4.5% ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, बोरोसिलिकेट ग्लास कैन विदस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर, 800 डिग्री सेल्सियस तक ये बिल्कुल एज इट इज खड़ा रहता है, इसमें कुछ नहीं होता है, एंड मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स। तो अगर हमें कहीं पे ऐसा जगह पे यूज़ करना है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होना है, टेम्परेचर बहुत हाई रेजिस्टेंट करना है उस ग्लास को, जैसे कि कुकिंग यूटेंसिल्स, ग्लास का कोई मटेरियल है उसमें हमें कुक करना है, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास। तो लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स या फिर कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए हम बोरोसिलिकेट ग्लास यूज़ करेंगे। आपने देखा यहाँ पे बोरेक्स क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करता है, हाई टेम्परेचर रेजिस्ट में इसको हेल्प करता है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कॉमर्शियल फॉर्म्स ऑफ ग्लास। तो कॉमर्शियल फॉर्म्स ऑफ ग्लास मतलब हम ग्लास के कौन कौन से फॉर्म्स कॉमर्शियली यूज करते हैं। तो पहला होता है सीट ग्लास, सीट के फॉर्म में, जैसे कि हम डोर में यूज करते हैं, विंडो में यूज करते हैं, पार्टीशन वॉल में यूज करते हैं, ये सब सीट के फॉर्म में होते हैं। और ये कैसे ऑब्टेन होता है भाई, ब्लोइंग द मोल्टन ग्लास, हमने देखा था ब्लोइंग मेथड,
तो ये ब्लोइंग मेथड के द्वारा ऑब्टेन होता है। ग्लास इनटू शेप ऑफ सिलेंडर, हमने देखा था सिलिंड्रिकल शेप में हमने इसको ब्लो करके हमने इसको 2 मीटर बाई 15 मीटर साइज था, उस साइज में हमने मोल्टन ग्लास को रखा था और ब्लोइंग मेथड से हमने इसको फॉर्म किया था। तो इसकी फॉर्मेशन मेथड है वो है ब्लोइंग मेथड के द्वारा। और कह रहा है कि ends of the cylinder are so produced are cut away and the cylinders is flattened over a plane tray। ठीक है, तो ये इसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि सीट ग्लास किस में काम में आता है और कौन से मेथड से बनता है। तो भाई सिंपली ब्लोइंग मेथड से बनता है। और कह रहा है कि कौन कौन से थिकनेस में अवेलेबल होता है, तो जनरल थिकनेस भी आपको पता होना चाहिए। 2 से लेके और 6.5 mm तक जनरली थिकनेस में अवेलेबल होता है। 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5 एंड 6.5 mm थिकनेस में अवेलेबल होता है। एंड अप टू 1750 टू 1100 mm डायमेंशन, लिटरल डायमेंशन। तो ये इसका थिकनेस हो गया और ये इसका लेंथ एंड विड्थ हो गया। ठीक, तो ये इस साइज में अवेलेबल होता है। दूसरा होता है प्लेट ग्लास, तो बाकी जो इंजीनियरिंग पर्पस होता है उसके लिए यूज करते हैं, और ये सुपीरियर टू सीट ग्लास होता है, इससे सीट ग्लास से ज़्यादा अच्छा होता है प्लेट ग्लास। ठीक है, अ प्लेट ग्लास इज डिफरेंट फ्रॉम सीट ग्लास इन दैट इट हैज़ अ पैरेलल डिस्टॉर्शन फ्री सरफेस। क्या अंतर होता है दोनों में, कि ये पैरेलल होता है और डिस्टॉर्शन फ्री सरफेस होता है ऑब्टेन्ड बाय ग्राइंडिंग और फ्लोटिंग प्रोसेस। तो इसकी प्रोसेस आपको याद रखना है, ये याद रखिए, ये किसके ब्लोइंग प्रोसेस से फॉर्म होता है और ये फ्लोटिंग प्रोसेस से फॉर्म होता है। ठीक है, फ्लोट मेथड से। It is produced by pouring the molten glass and casting table and level it on uniform thickness both the glass surface then ground smoothen। ये इसकी प्रोसेस आपको कोई खास मतलब नहीं है, आप जानकारी के लिए पूरा पढ़ लीजिए, बट आपको इसमें याद क्या रखना है वो इंपॉर्टेंट है। प्लेट ग्लास इससे अच्छा होता है, पहली चीज ये याद रखना है आपको। दूसरा कि डिस्टॉर्शन फ्री होता है, एकदम सरफेस पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है, इट मीन्स कोई इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ऐसे एकदम स्ट्रेट रहता है, पैरेलल रहता है। तीसरा कि किस मेथड के द्वारा ऑब्टेन होता है, तो फ्लोटेशन मेथड के द्वारा ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट, और क्या याद रखना है इसमें, इसकी साइज क्या होती है। तो ग्लास इज प्रोड्यूस क्लियर कंटेन्स अनब्लेमिश्ड ट्रू प्लेन सरफेस एंड अवेलेबल इन थिकनेस। थिकनेस कितना है, 3 to 32 mm तक अवेलेबल है। ठीक है, साइज क्या है इसकी, इसकी साइज 2750 बाई 900 है। तो इसकी साइज याद रखना है आपको, मेथड याद रखना है आपको, डिस्टॉर्शन फ्री होता है, प्रॉपर्टी याद रखना है, इट इज सुपीरियर देन सीट ग्लास याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्पर्ड ग्लास, जो मोबाइल वगैरह में यूज करते हैं हम। ये किससे बनता है, प्लेट ग्लास से बनता है बाई रीहीटिंग एंड सडन कूलिंग। हमने देखा था सडन कूलिंग की वजह से क्या होता है, सडन कूलिंग की वजह से अगर हम सडन कूल करते हैं तो आउटर लेयर बहुत जल्दी श्रिंक होता है और इनर लेयर काफी देर में श्रिंक होता है। ठीक, तो प्लेट ग्लास को रीहीट करना है, ग्लास ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, उस ग्लास को रीहीट करना है और उसके बाद उसको सडन कूल करना है, एंड इज 3 to 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द प्लेट ग्लास। उसकी वजह से क्या होता है, इस रीहीटिंग की वजह से ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है टेम्परिंग में, दैट मीन्स इसकी टफनेस बढ़ जाती है, टफनेस स्ट्रेंथ जो है इसकी काफी बढ़ जाती है इस रीहीटिंग प्रोसेस से और सडन कूलिंग के प्रोसेस से। ठीक है, although not unbreakable, it resists bending stress better than the plate glass, and when broken the pieces are relatively small in size। इससे होता क्या है, इट इज ये अनब्रेकेबल होता है, ये ब्रेक नहीं होता है वैसे तो टुकड़े टुकड़े में। इट रेसिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस, जो बेंडिंग फोर्स होता है ये ज्यादा अच्छे से रेसिस्ट करता है एज कम्पेयर टू अबव 2 ग्लास। ठीक है, व्हेन ब्रोकन, और जब ये ब्रेक होता है उस समय पीसेस आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज, की छोटे छोटे पीसेस होते हैं। जनरली हम मोबाइल में स्क्रीन गार्ड में यूज करते हैं इसको, आपने देखा वो टेम्पर्ड ग्लास बोलते हैं। तो टेम्परिंग की जाती है इसमें, कैसे, रीहीटिंग एंड सडन कूलिंग के द्वारा। इसकी वजह से इसकी इम्पैक्ट रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, ताकि जब गिरता है, मान लो मोबाइल हाथ से गिरता है तो क्या होता है, बहुत टाइम तक ये रेसिस्ट करता है अपने आप को ब्रेक होने से, और जब ये टूटता भी है तो इसके बहुत ही स्मॉल स्मॉल टुकड़े हो जाते हैं, वेरी रिलेटिवली वेरी स्मॉल साइज एज कम्पेयर टू दिस प्लेट ग्लास एंड सीट ग्लास। It is used extensively in sports arenas, sliding doors and curtain walls। कहाँ पे यूज होता है ज़्यादातर, स्पोर्ट्स एरिना में, जहाँ पे स्पोर्ट्स फील्ड होता है वहाँ पे यूज करते हैं, स्लाइडिंग डोर में यूज करते हैं और कर्टन वॉल्स में। क्यों, क्योंकि इसमें इम्पैक्ट फोर्स ज़्यादा आने वाला है। स्लाइडिंग फोर्स में बार बार डोर को ओपन करते हैं, बंद करते हैं, डोर करते हैं, वो बंद करते हैं। कर्टन वॉल्स में बार बार इसको हम क्या करते हैं, उस पर कर्टन वॉल्स क्या होता है, जो कर्टन वॉल्स होते हैं जो खिड़की के साइड में हम खिड़की पे लगाते हैं, कर्टन वॉल्स की तरह, पर्दे की तरह वहां पे लगाते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे इम्पैक्ट फोर्स ज्यादा आने वाला है वहां पे टेम्पर्ड ग्लास यूज करते हैं। नेक्स्ट है वाइट ग्लास। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, बाई एम्बेडिंग वायर नेट दिस मच mm 0.46 to 0.56 mm into the center of sheet glass during casting।
तो सीट ग्लास का ही ये मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। मिनिमम थिकनेस कितना होता है इसका, 6 mm, तो ये आप लोग याद रखिए। मिनिमम थिकनेस ऑफ वाइट ग्लास ये पूछा गया क्वेश्चन में, 6 mm इज द वैल्यू। When broken it does not fall into pieces, जब ये ब्रेक होता है तो ये पीस के फॉर्म में नहीं होता। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है देन ऑर्डिनरी ग्लास। व्हाइट ग्लास इज यूज्ड फॉर फायर रेसिस्टेंट डोर एंड विंडोज, फॉर स्काई लाइटिंग एंड रूफ, ठीक है। तो इसको इस तरह से बनाया गया है कि जब ये ब्रेक हो तो, क्योंकि इसको स्काई लाइटिंग या फिर रूफ के लिए यूज होता है, तो ये टुकड़े टुकड़े में, पीस में फॉर्म ना हो, में ब्रेक ना हो, ताकि ये इम्पैक्ट ना करे, जो नीचे पीपल रह रहे हैं उसको हार्म ना करे, उसके लिए इसको इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट होता है लैमिनेटेड ग्लास। ये कैसे बनता है, सैंडविचिंग। तो जो आपने फायर प्रूफ ग्लास देखा होगा, बुलेट प्रूफ ग्लास देखा होगा, वो सब आता है किस कैटेगरी के अंदर, लैमिनेटेड ग्लास के अंदर। इसके अंदर क्या करते हैं, कई सारे ग्लास के लेयर बनाए जाते हैं, लेयर्स ऑफ पॉलीविनाइल ब्यूटराइल बिटवीन 2 और मोर लेयर्स ऑफ प्लेट और सीट ग्लास। इसमें क्या होता है कि हर एक लेयर्स के बीच में पॉलीविनाइल ब्यूटराइल के लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, साउंड भी एब्जॉर्ब कर सकता है, या फिर जो इम्पैक्ट है उसको भी रेसिस्ट कर सकता है। तो ये आपको इसका ये पॉलीविनाइल ब्यूटराइल नाम याद रखना है। और ये क्या होता है, सैंडविच होता है, एक लेयर डाला, फिर डाला, फिर पॉलीविनाइल ब्यूटराइल डाला, फिर दूसरा लेयर डाला, फिर तीसरा लेयर डाला, इस तरह से हम लेयर वाइज में इसको फॉर्म करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सेफ्टी ग्लास, ठीक है, इसको हम सेफ्टी ग्लास। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, जैसे कि हीट प्रूफ ग्लास, साउंड प्रूफ ग्लास या बुलेट प्रूफ ग्लास, ये सब बनाए जाते हैं लेमिनेटेड ग्लास के मेथड से, ठीक है। हीट एब्जॉर्बिंग ग्लास, एक होता है हीट एब्जॉर्बिंग ग्लास, इट इज ब्लूइश ग्रीन इन कलर एंड कट्स अल्ट्रावायलेट रेड ऑफ सन। ये हीट एब्जॉर्ब कैसे करता है भाई, सिंपली कटिंग द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन। द एग्जांपल्स आर कोलेरेक्स, इसका एग्जांपल क्या है, कोलेरेक्स। इट इज यूज्ड इन रेलवे कैरीज, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, हेल्थ क्लब्स एंड किचन्स। इसका काम क्या है, हीट को, जो हीट आएगा उसको एब्जॉर्ब करने का काम है, ठीक है। तो ये ग्लास। नेक्स्ट है ओपल ग्लास, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ओपल ग्लास क्या होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ग्लास, इसका नाम, दूसरा नाम होता है मिल्क ग्लास। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग bone as oxides of tin and white arsenic to vitreous soil. Sell 95% of silica glass, known as the clear silica glass. The composition is 10% parts of sand, 4 parts of cryolite and 1 part of zinc oxide. ओपल ग्लास का कंपोजिशन आपको याद रखना है। दूसरा नाम क्या है, मिल्क ग्लास किसको बोलते हैं, ये पूछेंगे। कंपोजिशन मेरे हिसाब से इसका नहीं पूछते हैं इतना ज्यादा, बट हाँ ये पूछ सकते हैं कि किसके द्वारा बनता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि ऑक्साइड एडिंग बाई बोनेस ऑक्साइड्स ऑफ टिन एंड व्हाइट आर्सेनिक टू विट्रियस सॉइल, विट्रियस सिल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इनामिल ग्लास, प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग कैल्साइंड लेड और टिन ऑक्साइड। तो लेड जब कैल्साइंड फॉर्म में, दैट मीन्स हीटेड फॉर्म में होता है उस समय, और टिन ऑक्साइड के साथ जब ऐड कर देते हैं किसमें, ऑर्डिनरी ग्लास में, तो मिलता है हमें इनामिल ग्लास। इसी कंपोजिशन भी दी हुई है, 10 पार्ट्स ऑफ सैंड, 20 पार्ट्स ऑफ लेड एंड टिन ऑक्साइड 8 पार्ट्स ऑफ पोटेस, ठीक है। इससे बनता है हमें, मिलता है हमें इनामिल ग्लास। लास्ट है ऑप्टिकल ग्लास, कंटेन्स फॉस्फोरस, लेड सिलिकेट एंड लिटिल सेलेनियम ऑक्साइड, सीरम ऑक्साइड एंड लिटर केपेबल ऑफ अब्सॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट लाइट इंजीरियस टू आइस। तो जो आपने देखा होगा सन ग्लासेस वगैरह यूज करते हैं, वो सब किससे बनता है, ऑप्टिकल ग्लास से। दे आर यूज फॉर मेकिंग लेंसेस, लेंसेस बनाने में हम ऑप्टिकल ग्लास को यूज करते हैं। दीज आर द कॉमर्शियल ग्लास, जो ग्लास हमने मेन ग्लास के टाइप्स पढ़े थे उसको इवन मॉडिफाई करके एक अलग पर्पस के लिए बनाया गया है, तो फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, इन ये सब कहलाते हैं। लास्ट है कलर्ड ग्लास। कलर्ड ग्लास हमने देखा हो, ग्लास के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो वो कैसे बनता है, तो सिंपली बाय एडिंग ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। जो नॉर्मल ग्लास है, मोल्टेन ग्लास, उसके अंदर अगर हम ऑक्साइड्स ऑफ मेटल ऐड करेंगे तो ग्लास का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें दो बातें याद रखनी, कलर्ड ग्लास कैसे बनता है, तो मेटल ऑक्साइड की एडिशन से, किसमें, मोल्टेन स्टेट में जब ग्लास होता है उसी टाइम पे। और इसके आपको याद रखने हैं यहाँ पे नेम, कि कौन सा मेटल ऑक्साइड ऐड करने से कौन सा कलर मिलता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया कई बार। ब्लैक ग्लास जैसे कि आपको चाहिए, तो ऑक्साइड्स ऑफ CO एंड Mn, मैग्नीज और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके ऑक्साइड्स ऐड करोगे आप तो ब्लैक ग्लास मिलेगा। वायलेट ग्लास अगर ऐड करना है तो MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्रीन ग्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमेरल्ड ग्लास भी कहते हैं इसको। ग्रीन ग्लास का मिलता है जब ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम ऐड करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ग्रीन ग्लास किससे बनता है, तो
क्रोमियम ऑक्साइड से मिलकर बनता है। सेलेनियम ग्लास, यूरेनियम ग्लास, येलो ग्लास, जैसे हम यूरेनियम ग्लास के, येलो ग्लास के दो टाइप्स हैं, ब्लू ग्लास। तो इस तरह से याद रखिए कि इतना परसेंट, 0.1% ऑफ कोबाल्ट ऑक्साइड इन ऑर्डिनरी ग्लास जब ऐड करेंगे, तो जब कोबाल्ट ऑक्साइड ऐड करेंगे तो हमें ब्लू ग्लास मिलेगा। तो वैसे भी कोबाल्ट एज अ पिगमेंट यूज होता है, आपको ये पहले से ही पता होगा पेंट वगैरह में भी। तो कोबाल्ट ऐड करेंगे तो ब्लू मिलता है, ठीक है। इस तरह से रूबी रोज ग्लास, रूबी रेड ग्लास, ये कैसे मिलता है। तो इस तरह से आपको इसमें मेटल ऑक्साइड्स याद रखना है। तो नीचे वाले दो तीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो ऑक्साइड ऑफ COMn से हमें ब्लैक ग्लास मिलता है, वायलेट हमें MnO2 से मिलता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर द लिसनिंग। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितने लोगों के साथ हो सके इसको शेयर कीजिए। अगर कुछ एडिशनल आप चाहते हैं मॉडिफाई करना तो आप मुझे बताइए, मैं मॉडिफाई करूंगा कंटेंट में। इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम डालेंगे उसमें हम अब इस ग्लास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आज तक आए हुए हैं, आई विल ट्राई टू कवर ऑल द क्वेश्चंस। और उसके साथ हम फिर से डिस्कस करेंगे कि हमने क्या डिस्कस किया था थ्योरेटिकल कंसेप्ट में और क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ताकि आप लोग रियलिटी से लिंक कर सकें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस अप्रोच को हमें फॉलो करना है इस प्रकार के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए एग्जामिनेशन में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, थैंक यू ऑल।